नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ठंड का प्रकोप। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन इसका एक दर्दनाक पहलू यह भी है कि ठंड के साथ प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते फेफड़ों पर बुरा असर पड़ा है। अकेले भोपाल ही ले लीजिए तो भोपाल में 16,000 पेशेंट लंग संबंधी बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं। ये फैक्ट है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रोगियों की संख्या को जोड़ा जाए तो ये लाखों में हो सकता है। ठंड से बचना आसान है, लेकिन प्रदूषण से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हवा में घुलने वाले महीन कण कब फेफड़ों में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। बेहतर यही है एक्सपोजर से बचें, मास्क पहने और ऐसे वातावरण में रहें जहां की हवा साफ सुथरी हो। ठंड के मौसम का मिजाज कैसा है और ठंड से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल में और सागर संभाग में है। यहाँ कोहरा भी छा रहा है। प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। यहाँ से सर्द हवाएं भी एमपी में आ रही हैं। शुक्रवार, शनिवार की रात में एमपी में पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया। उमरिया में सबसे कम 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ में 5 डिग्री, रीवा में 5.4, छतरपुर के नौगांव में 5.7 और खजुराहो में 6.4, जबकि रायसेन में 7.4, दमोह सतना में 7.5, मंडला में 8 डिग्री, मलाजखंड में 8.1, दतिया में 8.3, गुना में 8.4 डिग्री, बैतूल में 8.5, सीधी में 8.6, छिंदवाड़ा में 8.8, धार में 9.1 और श्योपुर, शिवनी, नरसिंहपुर में 9.4 डिग्री रहा। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ी है। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया। यहाँ ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं। अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई। हालांकि इसके बाद ठंड में कुछ कमी आ सकती है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है, जिसके चलते सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन बढ़ गई है। राज्य के कई शहरों में पारा सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड कानपुर शहर में पड़ रही है। बीते दिन कानपुर शहर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बरेली में 5.9 डिग्री, मुजफ्फरनगर और इटावा में 5.4, जबकि प्रयागराज में ये 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी में धुंध, जरूरत से ज्यादा वाहनों का धुआं, पराली जलाने, निर्माण कार्य और मौसम के कारण PM 2.5 और PM 10 कण हवा में बढ़ रहे हैं। इनके फेफड़ों में जमा की वजह से सांसों की तकलीफ, खांसी, अस्थमा और हृदय में संक्रमण सहित कई परेशानियां बढ़ रही हैं। तो बढ़ती सर्दी के साथ बढ़ता बीमारियों का प्रकोप। देखिए, ठंड से आप फिर भी गर्म कपड़े पहनकर बच सकते हैं, लेकिन जो तापमान के साथ साथ धुआं या फिर धूल मिट्टी या फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे कैसे बचिएगा? उससे बचाने के लिए या तो मास्क, या तो घरों पर रहिए, या ऐसी जगहों पर ज्यादा रहिए जहां पर ग्रीनरी हो, हरियाली जहां होती है वहां प्रदूषण कम होता है। लेकिन अभी अगर ये जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं, आप देखिए दिल्ली चले जाइए, आप ऐसी जगहों पर जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, और आमतौर पर आप ऐसी जगहों पर भी जाएं जहां पर उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहां पर भी आपको कोहरा दिखेगा। वो कोहरा नहीं, दरअसल प्रदूषण है। धूल, मिट्टी, कण, इन तमाम चीजों से बचना पड़ेगा, वरना लंग्स, फेफड़े है ना, वो खराब हो जाएंगे आपके। आइए, कहाँ क्या हालात हैं, अस्पतालों में मरीज जो पहुंच रहे हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी तरफ में रुख करूंगी। हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए जबलपुर से, हमारे साथ
हेमा जुड़ी हुई हैं और अखिलेश पाटीदार, डॉक्टर अखिलेश पाटीदार जी जुड़े हुए हैं, जनरल फिजिशियन है आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों की तरफ चले जाती हूँ, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, उसके बाद उन्हीं सवालों को लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगी। सोमनाथ, जबलपुर का टेम्परेचर क्या है, रात का टेम्परेचर क्या था, सुबह कैसी हो रही है और लोगों का क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्दी के साथ साथ लोग प्रदूषण से भी परेशान हैं। पहले लगता था कि इतना ज्यादा ठंड है कि फॉगिंग हो रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो धुआं है, प्रदूषण है। जी देखिए, बता दें, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी लगातार ठंड का कहर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 8 के आसपास का टेम्परेचर रहता है, लेकिन अगर जबलपुर के आसपास की जो क्षेत्र बात की जाए तो मरिया हो गया, घाना हो गया, आधारताल जो कुछ क्षेत्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, ये आपके बिलहरी क्षेत्र हो गया, इस तरफ की क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पे टेम्परेचर में कमी है। और ठंड कल काफी रात में ज्यादा थी, सुबह भी ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों का भी प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो लगातार सावधानी बरतना ठंड की समय ज्यादा है। और खास बात है कि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह जबलपुर की स्थिति थी, क्या ठंड की स्थिति बनी हुई थी। जी बताएं, किस तरह की ठंड की स्थिति जबलपुर की बनी हुई है, किस तरह ठंड का प्रकोप चल रहा है? कल के पहले तक जो ठंड की स्थिति थी वह पूर्णतः कल रात से परिवर्तित हो गई है और वर्तमान में ठंड का कहर अब चरम सीमा पर दर्शित हो रहा है, जिससे बच्चों को और बुजुर्गों को निश्चित तौर पर इस ठंड से परेशानी हो रही है। इस ठंड को देखते हुए प्रशासन को हर जगह पर अलाव आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी बताएं, किस तरह की ठंड लगातार जो बढ़ रही है, किस तरह जबलपुर में जो ठंड की स्थिति, कल से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा बुजुर्गों को सावधानी रखने की आवश्यकता है, बच्चों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठंड की स्थिति एकदम से ठंड में इतनी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सभी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और अलाव की व्यवस्था प्राय हर स्थानों पर प्रशासन को किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बताएं, लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं, बीमार अस्पतालों की बात की जाए तो संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है, क्या सावधानी और क्या देख रहे हैं आप जो ठंड बढ़ रही है? तो जबलपुर में ठंड की स्थिति लगभग 10 डिग्री के नीचे चल रही है और लोगों को ये चाहिए कि गर्म कपड़े, टोपी इत्यादि पहनकर निकले। इसके लिए पर्याप्त सतर्कता बरतना जरूरी है और प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो गरीब लोग हैं, जो रोड के किनारे बसे रहते हैं, प्रदूषण को लेकर लोगों का क्या कहना है सोमनाथ, उस पर भी सवाल कीजिए, जिससे लोगों को ठंड में राहत मिल सके। जी मैं बताएं, ठंड लगातार बढ़ रही है और प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो प्रदूषण को लेकर भी क्या कहेंगे आप? अगर आपने देखा है तो प्लीज आप मीडिया में लाइए। छोटी सी 2 साल की बच्ची है और इस समय नीचे बैठा हुआ है। अगर किसी पेरेंट या टीचर ने देखा ओके, ऑडियो मिक्स हुआ है, मीडिया में लेकर आइए। क्लियर नहीं है। वापस आ रही हूँ सोमनाथ आपकी तरफ। साइनोसाइटिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी ठंड की वजह से, कफ का प्रॉब्लम, सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है सोमनाथ, वापस आ रही हूँ, आप और भी चर्चा कीजिएगा लोगों से। मेरे साथ हेमा भी जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी, उनकी तरफ मैं रुक कर ले रही हूँ। उनके स्टेज में क्या है सर्दी का हाल, क्या मिजाज है, टेम्परेचर क्या है और लोगों का क्या सोचना है? जी हेमा, अनम्यूट कर लीजिए। हेमा, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिएगा। जी देखिए, राजधानी रायपुर समेत अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो अंबिकापुर और मनेन्द्रगढ़ में पारा 6 डिग्री तक पहुंची। वहीं रायपुर में बात करें तो तापमान अभी 11 डिग्री तक है। रायपुर के आउटर इलाकों में तापमान 9 से 10 के बीच में पहुंच गया है। बिलासपुर संभाग में भी लगभग यही स्थिति है और अभी इस समय मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। घंटे पहले बता दिया गया था, नहीं बताया था। मैसेज डाल दिया। एक सेकंड देखिए, आपका ऑडियो ऑन एयर है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो अपना डिवाइस म्यूट कीजिए। ओके हेमा, कंटिन्यू। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में थोड़ी कमी आएगी। ओके,
टेम्परेचर में कमी हो सकती है, लेकिन जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मरीज हैं वो फिलहाल जो प्रभावित हो रहे हैं वो लंग्स के भी पेशेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब के पास रुक कर लेते हैं। डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश, आपका क्या मानना है, किस तरह के ज्यादातर पेशेंट आप ओपीडी में नोटिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे कि जिक्र हो रहा है कि सर्दी तो है, सर्दी के पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पॉल्यूशन भी बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में अमूमन हम ताप लेने के लिए भी कुछ नहीं जलाते हैं, पराली भी इस सीजन में जल रही होती है। अब लोग काफी चीजें, कोई टायर जला रहा है, कोई किसी चीज को जला रहा है ताप लेने के लिए, तो टेम्परेचर के साथ साथ पोल्यूशन भी हम देख रहे हैं कि परेशान कर रहा है। जी सर। जी नमस्ते। देखिए, ये जो सीजन है जब हमारा आसपास का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है या ठंड का सीजन बोले, साथ में अभी में जो रोड वर्क चल रहे हैं, इवन आग जला रहे हैं हम लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, उसके कारण से पॉल्यूशन भी काफ़ी है। तो ओवरऑल ये सारी कंडीशन सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि श्वसन तंत्र की बीमारियों को बढ़ावा देती है, जिसमें अस्थमा, सीओपीडी और इवन कॉमन साइनोसाइटिस, कोल्ड, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। काफी वीक है, जैसे सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट वो काफी देखने को मिल रहे हैं जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उनके दवाइयों के डोज हमें एडजस्ट करने पड़ रहे हैं, बढ़ाने पड़ रहे हैं, इवन उनको एडमिट करना पड़ रहा है। इवन सांस के रोगों के अलावा जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो अचानक से कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है हार्ट की, उनके सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है या कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें एक्सट्रीम ठंड एक्सपोजर से बचना चाहिए। जब भी बाहर निकले गर्म कपड़े पहनिए। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जबकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उस समय बाहर निकलने से बचिए। कोशिश कीजिए कि घर में ही हम लोग वो समय व्यतीत करें जहां हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सर, लेकिन जिनका काम बाहर जाने का है और खासतौर पर जो टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा समस्याएं हैं। आप क्या परहेज बताना चाहेंगे जो वर्किंग पीपल? देखिए, एटलीस्ट हमें 3 लेयर्स कपड़े पहनने की जरूरत है इस समय में। हमें लगता है कि जैसे हम लोग निकल रहे हैं 10-11 बजे, तो उस समय तो टेम्परेचर ठीक हो गया है, लेकिन जब भी वापस आते हैं उस समय पता चलता है हम ज्यादा कोल्ड के एक्सपोज हो रहे हैं। प्लस मास्क और हेलमेट जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाहर के पॉल्यूशन से, इवन कोल्ड एयर के अंदर जाने से, वो हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी सहयोगी जया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया, काफ़ी ज़्यादा ठंड लखनऊ में भी है, उत्तर प्रदेश वैसे भी ठंड यहाँ पर ज़्यादा महसूस की जाती है। टेम्परेचर क्या है रात का, सुबह का, और अभी क्या बताना चाहेंगे? ज़्यादातर पेशेंट्स हॉस्पिटल में किस बीमारी से पीड़ित होकर पहुँच रहे हैं? जी अनम्यूट कीजिएगा जया, अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस। आवाज मिल रही है? जी। उत्तर प्रदेश में ठंड का जो है वो लगातार अब जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में उसने बताया कि 8 दिसंबर से जो है वो मौसम में बदलाव होगा, और जो कहते हैं ठिठुरन भरा ठंड, कड़ाके की ठंड का जो है अल्टीमेटम जारी किया गया है। और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, बहराइच, कानपुर और राजधानी लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वो शहर है जहाँ पे ठंड सामान्य स्तर से अधिक रहा। राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो है धूप तो निकल रही है पारुल, लेकिन ठंड का जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रहार वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और लेकिन धूप की वजह से ज्यादा समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी में जो बढ़ोतरी वो 8 दिसंबर के बाद ज्यादा देखने को मिलेगा, और खासतौर पे जो अस्पताल है, जहां तक मरीजों का सवाल है जिसको सांस से रिलेटेड समस्या है, सांस से जुड़ी समस्या, हार्ट की जैसे प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज, खून का जम जाना, ये अत्यधिक जो परेशानियां हैं इसको लेके इससे जुड़ी समस्याओं के मरीज जो है वो ज्यादातर आ रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में व्यवस्था पूरी है ताकि ठंड से जो है लोगों को राहत मिल सके, और उनके एक वार्ड भी बनाया गया है ताकि ठंड के वजह से जिसका तबियत खराब होता है, जो पीड़ित होते हैं, जिसको सांसों की समस्या है, जिसको ब्लड ब्लॉकेज की समस्या है, हार्ट की समस्या है, उनको वहां पे राहत दिया जा सके। और डॉक्टर भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिसका उम्र अधिक है और जिसको इस तरीके की समस्या है और सांस की जैसे समस्या है, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण है, प्रदूषण का भी स्तर साथ ही में बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रदूषण से भी बचना बहुत कहीं ना कहीं डॉक्टरों का सलाह है कि प्रदूषण से बचिए, प्रदूषण से भी बचने की सलाह है। और खासतौर पे देखा गया उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम का 17 मंडल का जो प्रशासन है, उसने भी अलाव का जगह जगह पे व्यवस्था कर रखा है। खासतौर पे रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, स्कूल कॉलेज हो,
और जहां भी राहगीरों का जाने आने वाला सबसे ज्यादा पॉस एरिया हो वहां पे भी अलाव की व्यवस्था की गई है नगर निगम और अच्छा, प्रशासन प्रदूषण को देखते हुए अलाव लकड़ी के भी नहीं जलाए जा रहे हैं। अगर लकड़ी के जलाए जा रहे हैं तो फिर ये और प्रदूषण को बढ़ाने जैसा ही काम होगा। जया जी, मैं सुन नहीं पाई सवाल। अगर लकड़ी के अलाव जलाए जा रहे हैं, अलाव जो बनाया जा रहा है उसकी व्यवस्था की जा रही है, अगर वो स्मोक दे रहा है तो ये प्रदूषण बढ़ाने का काम होगा। वहां पर कौन से अलाव जलाए जा रहे हैं, इस पर प्रशासन का ध्यान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को लेकर तो अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। मैंने जैसा कि बताया, अलाव तो पारुल जलाया ही जाएगा क्योंकि ठंड का मौसम है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से, चाहे केंद्रीय प्रशासन की बात करूं या राज्य स्तरीय प्रशासन की, खासतौर पर प्रदूषण से जो संबंधित है विभाग, वो पराली जलाने को ज्यादातर मना करता है। हालांकि लकड़ियों का जो उपयोग है उसको ज्यादातर अल्टीमेटम जारी नहीं किया जाता। उनका साफ तौर पे कहना है कि अलाव की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो जो गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग की तो बात नहीं करूंगी, गरीब जो है निचले स्तर की, राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे आसपास के सीमांत जिले हैं, बहराइच हो, बाराबंकी फिलहाल हो, ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं है जिसमें जहाँ से मजदूर आते हैं, कामकाज करते हैं, उनके लिए रैन बसेरा भी बनाया गया है, अलाव का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा घर नहीं है जो परमानेंट हो। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा ही घर होता है जहाँ रैन बसेरा के टाइप में वो बना के रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका घर खुला आसमान ही उनकी छत होती है। उनके लिए प्रशासन रैन बसेरों की व्यवस्था करता है। रैन बसेरों के भी क्या है हाल, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जवाब आपका कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, ब्लड ब्लॉकेज जैसी समस्याएं, वेंस ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अभी जो बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं उसकी पीछे वजह यह है कि वर्स्ट तब हो जाता है जब आप उसे इग्नोर करते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ठंड का मौसम एक और रिस्क फैक्टर हो जाता है। अदरवाइज जनरली कार्डियक कंडीशन के लिए हमारे जो रिस्क फैक्टर है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी ज़्यादा होना, या फिर आपके बीपी कंट्रोल नहीं होना, या आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होना, तो समय समय पर इनकी जांच कराना, इनको कंट्रोल रखना, प्लस ठंड से बचना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए ताकि हम ऐसी किसी कठिन परिस्थिति में ना फंसें। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है, अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो उनके इनहेलर्स हैंडी होने चाहिए, अपने पास होने चाहिए। प्लस आपके परिवार वाले, आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके साथ रेगुलर रहते हैं, उनको आपका बेसिक स्टेटस पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है, और इन केस जरूरत पड़ी या इमरजेंसी हुई तो आपको किस हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें रिस्क से थोड़ा सा अगर कुछ हुआ भी जो हम नहीं चाहते हैं उस टाइप की चीज़ें, तो आप आसानी से बच जाएंगे। नहीं तो प्रिकॉशन जो कि शुरुआती दौर में खांसी जुकाम, इन सब चीजों के लिए लोग घरेलू उपाय करना ही ठीक समझते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, शुरुआत में तो हम लोग इन चीजों के लिए जा ही सकते हैं, लेकिन अगर कुछ डेंजर साइंस होते हैं इन चीजों के, अगर आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आजकल हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन चेक करने की मशीन है, अगर वो सिग्निफिकेंटली लोअर साइड या 93 से नीचे आ रहा है, प्लस आपका बुखार कम ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस लेने की जरूरत है। इवन ऐसे सारे पेशेंट जो ओल्ड एज हैं या फिर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें स्टार्टिंग से ही आइडियली किसी हेल्थ प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना चाहिए। बिल्कुल। सोमनाथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद हेमा आपके पास आऊंगी, उसके बाद जया आपके पास आऊंगी। सोमनाथ, जब हम बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन की व्यवस्थाएं अस्पतालों के साथ साथ जो खुले आसमान के नीचे रह बसर कर रहे होते हैं उनका ध्यान रखना भी है। तो जैसे जया ने जानकारी दी, वहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था है, प्रशासन पूरी तरह इस मामले में भी ध्यान रख रहा है। आप बताइए आपके क्षेत्र में क्या स्थिति? देखिए, बता दें, अगर रैन बसेरा की बात की जाए तो व्यापक व्यवस्थाएं जो गरीबों की होना चाहिए वो उसी तरह की अभी नहीं है। कुछ रैन बसेरा चालू किए गए हैं जो अभी नगर निगम द्वारा उसमें व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो उतनी व्यापक रूप से नहीं है। अभी भी फुटपाथ पर गरीब बैठे हुए हैं। अब अभी बात कर लेते इनसे भैया से कि किस तरह, भैया बताए रैन बसेरा की क्या स्थिति चल रही है, क्या फुटपाथ पे गरीब बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या व्यापक इंतजाम होने चाहिए? व्यापक इंतजाम ये होना चाहिए कि जहाँ भी गरीब बैठी है, देखो कंबलों की जरूरत है, अलाव की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो है
ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। कल हमारे एक एडवोकेट हैं पांडे जी, उनको भी अटैक आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो गरीब रोड में सो रहे हैं इनकी व्यवस्था बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बाकी लोग तो अपने घर में इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन सड़कों पर रह रहे लोगों के लिए प्रशासन को जरूर व्यवस्था। देखिए बताए जमीनी हकीकत क्या है गरीबों की, अगर बात की जाए तो आगे गरीबों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि अलाव जलाना और महिलाओं, बच्चों को, बुजुर्गों को, 3 लोगों को सबसे ज्यादा देख रेख करनी चाहिए। नगर निगम आवश्यकता है कि वो इनका जमीनी हकीकत क्या है, व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो गरीब कहाँ नहीं है। गरीब लोग तो फुटपाथ पर सो रहे हैं और इनको कम से कम कंबल की व्यवस्था की जाए नगर निगम प्रशासन की ओर से। और सामुदायिक हॉल में अस्पतालों में डॉक्टर का टाइम टू टाइम बैठना, उनका स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद होना, सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? डॉक्टर तो बिल्कुल अपने टाइम पे नहीं बैठ रहे हैं और वो जाते हैं, भीड़ लगी रहती है वहां पर। बताएं भैया अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर और अस्पताल में जो व्यवस्थाएं रहती है क्या इंतजाम है व्यवस्थाओं? देखिए अस्पताल तो भरे हुए हैं मगर डॉक्टर साहब दिखते नहीं है। चैम्बर उनके खुले हुए हैं मगर डॉक्टर उसमें पहुंचे नहीं। मरीज है पूरा भरा हुआ है, मरीजों से अस्पताल पूरा भरा हुआ है मगर मरीज पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिख रही हैं। ठंड के समय पर अगर मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है तो फिर ये चिंताजनक भी है। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, मैं हेमा की तरफ चली जाती हूँ। हेमा, अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या हैं? उसके अलावा देखिए, जब हमने शुरुआती दौर में ठंड के लिए चर्चा की थी नवंबर के आसपास ही, तो हमने देखा था कि टाइमिंग भी बदली गई थी स्कूलों की, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया है कि माइनस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जगह जा रहा है। 10 से भी नीचे जो टेम्परेचर है वो देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने अस्पतालों में कर रखी है, उसके अलावा प्रशासन किस तरीके से लोगों का, गरीब तबके के लोगों का ध्यान रख रहा है? जी देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो अभी अस्पतालों में सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ ब्रेन के भी मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर ठंड के मौसम में जो डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं उन्हें ब्रेन से संबंधित बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय में जो ब्लड है वो थोड़ा मतलब गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से जो ब्रेन की बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ हार्ट के मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। और अगर अलाव की बात की जाए तो शहर के हर चौक चौराहे पर नगर निगम ने अलाव की भी व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ अभी जो गरीब लोग हैं जो सड़क पर अपना गुजारा करते हैं उनके लिए भी रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें कंबल भी बांटे जा रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और स्कूल की बात की जाए तो स्कूल की टाइमिंग में अभी सुबह के वक्त 1 घंटे लेट से मतलब स्कूल लगेंगे। अभी बदलाव कर दिया गया है टाइमिंग में और छुट्टी शाम के 4 बजे कर दी जाएगी। जय, क्या अगर हम ट्रेवल्स या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इनमें भी फर्क देखा जा रहा है? वो जो फ्लाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी हम देखें तो क्या टाइमिंग्स में कोई परिवर्तन देख रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के मामले में? अनम्यूट कीजिए जया, अनम्यूट जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो सवाल आपने किया, सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि आसपास के जिलों में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समय के परिवर्तन से समस्या होता है। और खासतौर पे परिवहन विभाग इस बात को कहता है कि मान लीजिए कि आपको लखनऊ से अगर गाजीपुर, क्योंकि मैं तो गाजीपुर की रहने वाली हूँ इसलिए गाजीपुर का ही जिक्र कर रही हूँ, अगर लखनऊ से आपको गाजीपुर जाना है तो अगर उसका 9 बजे का समय है, सुबह की 9 बजे अगर बस का खुलना है तो वही 11 बज जाता है, 11:30 बज जाता है। ये बहुत बड़ा समस्या होता है और ठंड के मौसम में मुझे लगता है खासतौर पर ये समस्या सबसे बड़ी होती है। जी, विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से भी हम देखते हैं ट्रेन, फ्लाइट्स, गाड़ियां, इन सब की स्पीड भी स्लो हो जाती है।
की जो समस्या होती है, क्योंकि कोहरे का समय है और कोहरे की वजह से जो ड्राइवर होता है उसे दिखता नहीं है आगे का चीजें, तो इसलिए ये माना जाता है कि थोड़ा सा धूप निकले तो कहीं ना कहीं आदमी और राहगीरों के लिए भी समस्या का कहीं ना कहीं बिल्कुल, मसला और बन इसकी जाए। वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग भी कर लेते हैं, अपनी ट्रेन का या जो भी फ्लाइट है या ट्रांसपोर्टेशन उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं फिर निकलते हैं। ओके, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए थे। देखिए, ठंड तो बढ़ रही है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए आपको ठंड का एहसास होगा, लेकिन कई जगहों पर अति ठंड पड़ रही है। अति आप किसे कहेंगे? आप 3-3 जोड़ी कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी ठंड का एहसास है, ये तो है। लेकिन उसके साथ साथ आप जिस फॉग को देख रहे हैं, ये फॉग दरअसल वो ठंड वाला फॉग कई जगहों पर नहीं, पॉल्यूशन भी है। इसलिए सलाह दी जा रही है जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिनको फेफड़ों की दिक्कत है या जो पहले से ही सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, कि आप साफ सुथरी ऐसी जगहों पर जाकर रहें जहां पर पॉल्यूशन कम हो, या तो फिर घरों में रहिए, और या तो फिर जाना ही है कहीं तो मास्क का उपयोग कीजिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सारे ऐसे काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आप डिमोलाइज करना किसी चीज को, यानी तोड़ना किसी चीज को, तो ये सारे कण जो है ये हवा में इस वक्त है। अपना ख्याल रखिए, ठंड से अपने आप को बचाइए, गर्म चीजों का सेवन कीजिए, घर में बच्चे बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखिए, और उनकी सेहत का बेहद ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर वैसे ही कम होती है। तो उनकी खान पान का ध्यान रखना है, बाहर जाएं तो प्रॉपरली कवर करके जाएं, और इस वक्त जरूरी है कि अगर ज्यादा दिन तक बीमार हो तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बहुत दिनों तक आपको अगर आप पीड़ित हैं तो फिर आपकी कमजोरी भी आपको ज्यादा और भी परेशान करेगी, क्योंकि शरीर की कमजोरी बाकी बीमारियों से लड़ने में साथ नहीं देती है। ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, ज्यादा दिन बीमार मत रहिए। हाँ, थोड़ा सा बुखार या थोड़ा सा कोल्ड होता है तो हम घरेलू उपाय करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दीजिए इजाजत, नमस्ते।